शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। नोटबंदी के 10वें दिन भी देश बैंकों के बाहर लाइनों में लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कैश की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है, तो संसद ठप है क्योंकि कांग्रेस अब इस संकट की तुलना कर रही है। कांग्रेस साफ कह रही है देश में नोटों की कमी अभी कई महीने और रहने वाली है और तब तक अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। सरकार का कहना है कांग्रेस आतंकी हमलों का समर्थन कर रही है और देश में जानबूझकर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बाबा रामदेव तो यहां तक बोल गए कि नोटबंदी के इस फैसले से प्रधानमंत्री मोदी की जान खतरे में आ गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, नोटबंदी की तुलना उड़ी हमले से करना क्या देशद्रोह है? और बाबा रामदेव ने क्यों कहा मोदी की जान को खतरा है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे आज भी जमकर नोटबंदी पर ही सियासत हो रही है। How can any responsible MP or leader compare the cross-border terrorist killings with the hardship over money exchange? We were really shocked and surprised over such a comment. While the patriotic and patient people of the country are standing in queues for Queen India, Congress leaders are lining up, supporting, and some of our opponents are justifying the Pak-aided terrorist attacks. उरी के जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, पर सीकर का चाय वाला बेटी की शादी के लिए पैसा निकालते हुए दुख में मर गया। जब देश के 55 नागरिक एक व्यक्ति की सनक और तुगलकी फरमान से मर जाएं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांगने का अधिकार देश की जनता की ओर से विपक्ष का नहीं? तो चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं चलेंगी। हर व्यक्ति जो सवाल पूछेगा वो मीडिया का साथी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथी हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, राजनीतिक व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, वो देशद्रोही नहीं हो सकता। नकली करेंसी, फेक करेंसी जो पाकिस्तान और आतंकवादियों की तरफ से देश में फैलाई गई थी, उसकी मोदी जी ने कमर तोड़ दी। इसलिए मोदी जी को आतंकवादियों से खतरा है, पॉलिटिकल माफियाओं से खतरा है, ड्रग माफियाओं से खतरा है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से जगदंबिका पाल, कांग्रेस से मेरे साथ शकील अहमद साहब हैं, आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। शकील भाई पहले से मुस्कुरा रहे हैं। शकील भाई देखिए, सवाल बहुत साफ है, बहुत सीधा सवाल है। सरकार कह रही है हालात सामान्य हो रहे हैं, कुछ दिन में हो जाएंगे। आप ऐसे में नोटबंदी की तुलना उड़ी हमले से करेंगे और साथ में आप देश में भय का माहौल बनाएंगे। सरकार कह रही है जानबूझकर आप देश को डरा रहे हैं, आतंकी हमलों से आप इसकी तुलना बिल्कुल कर ही नहीं सकते। शकील भाई। नहीं मानक जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि बहुत दिनों के बाद हम लोगों के पुराने दोस्त और बड़े भाई जगदंबिका पाल जी को हम लोगों से आपने मिला दिया है। हम लोग कभी एक साथ हुआ करते थे, इसलिए अच्छा लग रहा है। देखिए, उरी घटना की तुलना वो हमारे देश पे आक्रमण था, किसी ने नहीं की। मुहावरे की कहा जाता है कि भाई चोर भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है जैसे तुमने किया, दुश्मन भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है जैसा तुमने किया। ये उस तरह की बात को गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा था कि उरी में कम लोग मरे और आपके नोटबंदी से 55 लोग, उस वक्त 43 लोग थे मरे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब की देशभक्ति पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उससे ज्यादा बेशर्म और उससे ज्यादा तथ्यहीन बात कोई नहीं हो सकती है। जिस व्यक्ति पर 26 बार आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के द्वारा ट्रेंड आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया हो, जिसको जान के से मारने का आज की तारीख में भी अभी जो हंगामा हुआ है कश्मीर में, उसमें भी गुलाम नबी आजाद साहब टारगेट पे थे। और उन गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं उन्होंने एक मुहावरा इस्तेमाल कर दिया, तो बीजेपी के वेंकैया नायडू, बीजेपी के बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। शकील भाई, बहुत गंभीर आरोप है ये। आप कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद को बीजेपी इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वो मुस्लिम है। जगदंबिका पाल जवाब दीजिए, क्या नोटबंदी का विरोध करना देशद्रोह हो गया? जो भी नोटबंदी का विरोध करेगा वो देशद्रोही हो जाएगा? जगदंबिका पाल।
मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब मुस्लिम समाज के नहीं होते तो शायद बीजेपी के नेता लोग उन पर ये आरोप नहीं लगाते। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कर रही है, कल तक यही सवाल कर रहे थे कि ब्लैक मनी पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार क्या कर रही है। अब या तो शकील साहब हो तब हम बोले। अब आपने अगर हमसे सवाल पूछा है, हाँ बोलिए जगदम्बिका जी, सवाल पूछा है तो फिर हम जवाब देते हैं। बोलिए जी, शकील साहब, मतलब ये शकील साहब जैसी शख्सियत, और भाई क्यों एक बार कह दिया आपने 26 बार कर दिया। अरे सुन लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुस्तान में शकील साहब मंत्री बने, गुलाम नबी आजाद साहब आज नेता प्रतिपक्ष है, आज गुलाम नबी आजाद मंत्री है। आप भी उस समय मेरे और आजाद साहब के साथ थे जब उन पर हमला हुआ था। तो मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ तो बोलिए, बोलते रहो जाइए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अगर आपने कहा कोई बात कहूंगा तो सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक सवाल पूछा, मुझे तरस आ रही है। मैं आज भी इज्जत करता हूं शकील साहब की, गुलाम नबी आजाद साहब की। कभी हिंदुस्तान ने ये सवाल उठाया, शकील साहब वजीर थे भारत के मरकजी हुकूमत के, गुलाम नबी साहब इतने महकमों में वजीर रहे। आज ये लोग, इस लेवल के लोग अगर ये कह दें कि हमको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हम, या गुलाम नबी साहब मुसलमान है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। आज भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के, कोई दूसरी वजह नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। शकील भाई एक सेकंड, शकील भाई एक सेकंड रुक जाइए। जवाब देने दिया। शकील भाई एक सेकंड, शकील भाई, शकील अहमद साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रुक जाइएगा, उनको जवाब देने दीजिए। आपने आरोप लगा दिया गुलाम नबी आजाद एक जगदम्बिका पाल, ठीक है, अटैक तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ जगदम्बिका पाल, लेकिन अटैक तो कर नहीं रहा हूँ जगदम्बिका पाल जी, लेकिन सवाल देखिए बड़ा है। सवाल सिर्फ गुलाम नबी आजाद का नहीं है। आपने कह दिया गुलाम नबी आजाद को कोई कुछ नहीं कह रहा है, उनकी देशभक्ति पे सवाल नहीं है, लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस आतंकी हमलों का समर्थन कर रही है, देशभक्त और संयम लोग लाइनों में लगे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। जगदम्बिका पाल जी, ये कहां तक सही है? नहीं, सवाल इस पे आप डिबेट नहीं कर रहे। डिबेट आप इस पे कर रहे हैं कि जैसे उरी में उरी की शहादत हो या पठानकोट की शहादत। अच्छा, एंकर साहब को आप बता रहे हैं कि डिबेट किस पर हो रहा है? एक्सीडेंट हो जाए या, हाँ नहीं, अब आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हो शकील भाई? हम आपका एहतराम कर रहे हैं। अगर हम आपकी बात आप बोल रहे हो, हम उस समय बोल लूं तो आप कहें। हाँ। लेकिन कम से कम आप बहुत बड़े लीडर हैं। आप अगर हमको बोलने नहीं देंगे और अगर आप ये सोचेंगे कि कोई बात मैं कहूं, तो आज ये बताइए कि कम से कम हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत पे, या कम से कम फौज को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। वो एक शहादत है, क्या उसकी शहादत से या उरी की शहादत को या उरी के सैनिकों की जा गई, उसको हम किसी भी हिंदुस्तान की मौत के साथ तुलना कर सकते हैं? चाहे वो किसी एक्सीडेंट से हो, किसी घटना से हो, कहीं कोई इस तरीके की चीजों हो। तो सवाल इस पे उठा, और इस पे सवाल हिंदुस्तान में कोई उठा सकता है। देखिए आज हिंदुस्तान में देखिए ये दुर्भाग्य है कि मौत कहीं हो, लेकिन आज कहीं भी कोई हो, और उसको जब आप उरी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो सवाल ये उठता है कि क्या आप उरी के उन सैनिकों की शहादत को आप कहीं किसी लाइन में, घर में भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, आदमी सड़क पे निकलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बस खाई में गिर जाती है, एक साथ 25-30 लोग 52 लोग मर जाते हैं, या कभी इस तरीके का। जगदम्बिका जी सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद दिलीप पांडे और राकेश सिन्हा के पास जाऊंगा। सीधा सवाल मेरा ये, नोटबंदी का विरोध करना क्या देशद्रोह हो गया? नहीं, देखिए नोटबंदी का विरोध करना, जब ये सवाल है क्या जिस दिन से नोटबंदी हुआ है तो क्या ये नहीं मानते? इसका जवाब शकील साहब दे दे कि क्या अब फेक करेंसी जो चल रही थी मार्केट में इतने बड़े पैमाने, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप शकील भाई से सवाल मत पूछिए, सवाल पे सवाल मत पूछिए। क्या नोटबंदी का विरोध करना देशद्रोह हो गया जगदम्बिका पाल जी? हाँ चलिए ठीक। नहीं, देखिए नोटबंदी का जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, मैं इसको देशद्रोह तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति की जा रही है। और नोटबंदी का विरोध यही सवाल जब करते थे विपक्षी लोग कि काले धन पे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है दिलीप पांडे, आज एक कठोर फैसला दिलीप पांडे, और देखिए तरीके, ठीक है एक सेकंड दिलीप पांडे, अब बात यहां तक आ गई है कि नोटबंदी का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो वो देश के खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2, रामदेव कह रहे हैं कि इससे राजनीतिक माफियाओं से मोदी जी की जान को खतरा पैदा हो गया। हालात अब यहां तक आ गए हैं।
आप लोग जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर। दिलीप पांडे। देखिए मानक भाई, सही मायने में देशद्रोह वो है कि आप देश से बाहर गया पैसा लाने का वायदा करते करते आप उससे बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट आपके पास 2011 की पड़ी हुई है 650 लोगों की, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पनामा लीक्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं, सारे नाम आपके पल्ले रखे हुए हैं, आप उस पर कुछ नहीं करते हैं। इस देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई जो बैंकों में जमा होती है, लोन के रूप में बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करार करके लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं। ये देशद्रोह है। सरकार की नीतियों का विरोध करना, सरकार की कमियों को सामने लेकर आना, सरकार की कमियों को उजागर करके उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना कि ऐसी नीतियां जो तुगलकी फरमान साबित हो गई हैं उन्हें लौटा लीजिए आप, ये देशद्रोह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मेरे पैनल पे बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में जो खुलासे हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं कि बिरला ग्रुप से आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने 25 करोड़ रुपए लिए, कागजात निकल के आए, सहारा ग्रुप ने लगभग 40 करोड़ रुपए गुजरात सीएम के नाम पे कैश में दिए जा रहे हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये सारे कागजात जो आईटी रेड में मिले हैं, ये साबित करते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से माननीय मोदी जी को मोहब्बत क्यों है। और ये नोटबंदी नहीं है, हम ये कागजात दिखाकर जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। इस अतीत में भी ऐसा हुआ है और वर्तमान में भी 3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,000 करोड़ रुपए ये बात तो आप कई दिन से कह रहे हैं, माफ कर दिए। लेकिन दिलीप पांडे आज सवाल ये है, दिलीप पांडे वो पैसा भी उद्योगपतियों को लोन में के रूप में देकर, दिलीप पांडे में देकर माफ कर दिया जाएगा। दिलीप पांडे, मोदी जी ने भी यही बात कही थी, आज रामदेव भी यही बात कह रहे हैं कि इस फैसले से तो उनकी जान को खतरा हो गया है। यानी जो माफिया है, चाहे वो उद्योगपतियों का माफिया हो, बिजनेसमैन का माफिया हो या पॉलिटिकल माफिया हो, वो कह रहे हैं हमारी जान को खतरा हो गया इससे, तो हमने तो उनके खिलाफ फैसला लिया है। बिल्कुल। अब मैं बताता हूं मानिक भाई, अभी 3 दिन पहले बाबा रामदेव मेरे साथ एक स्थापित चैनल पर डिबेट में थे। उनसे मैंने 2 सवाल किए, दोनों सवालों पे मेरे साथ सहमत थे। डिबेट की वीडियो निकाल के देख लीजिएगा। पहला सवाल उनसे मैंने पूछा, आप ही के मोदी जी ने वादा किया था विदेशों से काला धन आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा? रामदेव जी ने कहा हाँ ये आप जायज सवाल कर रहे हैं दिलीप भाई, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, अलग से देखना पड़ेगा कैसे। दूसरा सवाल पूछा कि 500 और 1000 के बंद करके 2000 लेके आ जाएंगे तो काला धन भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? बाबा रामदेव इस पे भी सहमत है कि हाँ ये वाली बात तो समझ से बाहर है कि 2000 का नोट जब आ ही जाएगा, बड़ा नोट आ ही जाएगा तो काला धन इकट्ठा करने वालों को सहूलियत हो जाएगी। तो इन मुद्दों के ऊपर बाबा रामदेव जी की ये राय रही है। राकेश जी आगे का गुणगान करने के लिहाज से या उनके अपने संबंधों को, ठीक है राकेश सिन्हा आ गए, 1 सेकंड में आ रहा हूं जगदम्बिका जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। राकेश सिन्हा को भी जरा मौका दे दूं, अभी जुड़े हैं। राकेश जी देखिए, अब नोटबंदी पर बहस यहां आ गई है कि ये देशद्रोह है या फिर देश के खिलाफ है, आप आतंकियों के समर्थन में बोल रहे हैं अगर आप नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं। राकेश जी, राकेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? राकेश जी सुन पा रहे हैं? ओबी वाले पे लगा राकेश जी को जगदम्बिका जी जवाब दीजिए। जगदम्बिका जी, क्या वजह है कि यह बहस यहां तक आ गई है? अब बहस इस पर होनी चाहिए कि आप जनता का जीवन सामान्य करने के लिए क्या कर रहे हैं। जगदम्बिका जी, ये बहस इस पर क्यों आ गई है कि ये देशद्रोह है, देश के खिलाफ है, जान का खतरा है? इसलिए आ गई है कि जिस तरीके से दिलीप भाई जो सवाल उठा रहे हैं, आज 2.5 साल में मोदी जी की सरकार में किसी मंत्री के ऊपर कोई उंगली उठी हो, किसी मंत्रालय में कोई स्कैम हुआ हो, कोई भ्रष्टाचार का मामला आया हो। आज पूरा देश देख रहा है कि आप पार्टी के कई विधायक रिश्वत लेते हुए और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। तो अब मैं समझता हूँ सूप बोले चलनी बोले जिसके 72 छेद। अगर आप पार्टी के लोग जो एक वायदा करके आए थे, अच्छा एक सेकंड जगदम्बिका जी, एक सेकंड जगदम्बिका जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए सर। मैं एक सेकंड माफ करिएगा क्योंकि समय कम रहता है, राकेश जी को बोलने का मौका नहीं मिला था, राकेश जी जुड़ गए। हालांकि दिलीप पांडे अब भी कुछ दिखा रहे हैं। 1 सेकंड में चाहूंगा जरा दिलीप पांडे कुछ दिखा रहे हैं उसे देख लेते हैं, फुल स्क्रीन देखते हैं। दिलीप पांडे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखिए 55 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार, ये दिलीप पांडे पूछ रहे हैं और यही बात कांग्रेस भी कह रही है। राकेश जी, क्या वजह है राकेश जी कि ये बहस नोटबंदी पर अब इस पर आ गई है कि ये देशद्रोह है और मोदी जी की जान को खतरा है? राकेश जी देखिए, एक बात मैं पहले बता दूं, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो अरविंद केजरीवाल जी के पुराने यूट्यूब को सुन ले।
जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा विदेशों से धन लाना है तो अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे देश में जो काला धन है उसको छोड़कर आप विदेशों की बात कर रहे हैं डाइवर्ट करने के लिए। जब देश के काले धन को पकड़ा जा रहा है तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में जो लेफ्ट राइट यानी सेकुलरिस्ट नॉन सेकुलरिस्ट का डिवीजन था उसका एक नया नामकरण हो गया, प्रो ब्लैक मनी एंड प्रो व्हाइट मनी। आज ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस, ये कम से कम अपने आप को उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नंगा कर दिया है। ये जाकर आम लोगों से पूछें, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछें। देखिए जो तकलीफ हो रही है, मैं स्वयं व्यक्तिगत पर्सनल नैरेटिव नहीं देना चाहिए, मैं स्वयं उस तकलीफ का भुक्तभोगी हूं। मेरे घर में शादी, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन देश पर का जब जहां सवाल होता है, जहां देश की अर्थव्यवस्था के पुनर्जन्म का सवाल है, वहां पर आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी। बिना पीड़ा सहे देश में परिवर्तन नहीं आता है। आजादी के आंदोलन के समय में राय बहादुर राय साहब का वही तर्क था जो अरविंद केजरीवाल का तर्क है। कहते थे नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। राकेश जी, जनता की समस्या का समाधान या उस पर बहस करने के बजाय ये क्यों हो रहा है कि देशद्रोह हो गया या मोदी जी की जान को खतरा हो गया? देखिए जहां पर करोड़ों एक आग्रह है, मैं एक उत्तर दे दूं, देखिए मेरी बारी में बात बोल दूं। एक आग्रह है, देखिए जहां बिलियंस सुन लीजिए आग्रह है शकील भाई आपका। राकेश जी के बारे में बता दीजिए ना अपने श्रोताओं को कि ये आरएसएस के प्रतिनिधि हैं। हाँ बताते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है शकील भाई, वो तो बताते हैं। हाँ बताते हैं बिल्कुल। शकील भाई ये बता दिया। हाँ बिल्कुल बताते हैं शकील भाई। आप शकील भाई लौट रहे हैं। आरएसएस के लोग ही, राकेश जी बहुत गर्व से हर टीवी डिबेट में आरएसएस के विचारक के तौर पर हिस्सा लेते हैं, स्थापित है। हाँ राकेश जी बोलिए, कंप्लीट करिए। जनता कंफ्यूज कर जाती है, समझती है कि ये इंडिपेंडेंट। अच्छा मैं 30 सेकंड, हाँ चलिए राकेश जी कंप्लीट करिए। हाँ कंप्लीट करिए जल्दी। मैं 30 सेकंड में कह दूं, मैं कह दूं। देखिए इसका अर्थव्यवस्था पर दो प्रभाव पड़ा है। कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों की स्थिति देख रहे हैं। पूरा टेररिज्म का जो मॉडल्स है वो ब्लैक मनी पर चलता था। आज टेररिज्म की कमर टूट गई। नेपाल से जो ब्लैक मनी आता था, नेपाल से जो रुपए का दुरुपयोग होता, नकली पैसे आते थे, नेपाल की रिपोर्ट आ रही है। उस परिस्थिति में जब पूरे विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, पार्टीजन मुद्दा नहीं है, उनको तो इसमें हाथ डाल देना चाहिए, इस यज्ञ में होम में हाथ डाल देना चाहिए था, अपना श्रेय ले लेना चाहिए था कि हम साथ में हैं। इसको पार्टीजन बना दिया है। और नरेंद्र मोदी की जान पर खतरा क्यों है, मैं इसका कारण बता रहा हूं। हाँ, जिस केस में बिलियंस ऑफ रुपीज स्टेक पर लग गया, वहां पर ब्लड बात की। आज ममता बनर्जी क्या कर रही है, हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। क्या डायरेक्ट एक्शन? ठीक है राकेश जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। शकील भाई आप क्यों आरोप सीधा आपके ऊपर है, या तो आप ब्लैक मनी के साथ हैं या आप ब्लैक मनी के खिलाफ हैं। जवाब दीजिए शकील भाई। राकेश जी कह रहे हैं कि पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए। इनके लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले लोग बैंक के सामने जो लोग खड़े हैं उनके साथ भी डर से नहीं खड़े हुए हैं कि उनका हिसाब किताब जनता ले लेगी। ये तो बैंक के सामने जो लाइन लग के लोग खड़े हैं, ये डर से उनके साथ भी जाके खड़े नहीं हो रहे हैं। मोदी जी के बार बार अपील करने के बाद भी आरएसएस और बीजेपी के लोग बैंक के सामने जो लोग खड़े हैं उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं देश के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए। क्यों दुनिया भर की बातें कर रहे हैं? आप सीधा बताइए कि आपका कितना। देखिए मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन ये देख लीजिए आप कि टीवी पर ये जो डिबेट हो रही है, आज 10वें दिन नोटबंदी के हालात ये है कि बहस अब इस पर नहीं हो रही है कि आम लोगों की मुश्किलें कम होंगी, आगे बढ़ेंगी, कैसे सुधरेंगे हालात। अब बहस इस पर आ गई है कि या तो आप ब्लैक मनी के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं, आप देशद्रोही हैं, तुलना आतंकवादी हमलों से हो रही है, या फिर विदेशों में पड़े काले धन की बात हो रही है। आपको भी नहीं लगता, सोचिएगा इस बारे में, क्या पहले सबसे पहले आम आदमी का जनजीवन सामान्य करने पर बात होनी चाहिए, उसी पर पूरा ध्यान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शकील अहमद, जगदम्बिका पाल, राकेश सिन्हा और दिलीप पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।